करना चाहिए या इस जुल्म का मुकाबला करना चाहिए। आपके वोट को पांव तले रौंदा गया, आपके वोट की पर्ची को फाड़कर आपके हाथों में पकड़ा दिया गया। ये है आपके वोट की मुकद, ये है आपके वोट का एहतराम। क्या आपने उस अदालत का फैसला मंजूर किया है? इन्होंने काम नहीं करने दिया। क्या वजह है? क्यों नवाज शरीफ को निकाला गया? बोलो क्यों निकाला गया? कौन सी करप्शन की नवाज शरीफ ने मुझे बताया जाए। नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म आपने बनाया था, आज नवाज शरीफ को उन्होंने निकाल दिया। आपके दिलों से नहीं निकाल सके, कागजों पे निकाल दिया, कागजों पे। पिछले 3.5 साल से साजिशें हो रही हैं। इस मुल्क के अंदर कोई अदालत है जो ऐसे डिक्टेटरों को सजा दे सके? और आज नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा से बड़ी रुसवाई के साथ निकाला गया है। क्यों भाई, क्यों? ये वो भी मानते हैं जिन्होंने मुझे निकाला है कि नवाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की। 20 करोड़ अवाम के वोट की कोई इज्जत है या नहीं है कि जब चाहे 20 करोड़ अवाम के वोट की पर्ची को फाड़ के आपके हाथों में पकड़ा दे? क्या ये आपको कबूल है? क्या वज़ीर आज़मों के साथ यही कुछ होता रहेगा? क्या आपके वोट की कोई हुर्मत या कभी इज्जत होगी? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो 10 PM विद नादिया मिर्जा। नाज़रीन, ये जो रैली है जिसका तीसरा दिन है और मैं सोची थी इस रैली को क्या नाम दिया जाए, तो वज़ीर आज़म साहब जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म नाअहल वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने खुद ही 2-3 नाम दे दिए। एक तो ये कि वो 12 अपने आप को मासूम आदमी कहते रहे, मासूम आदमी की रैली। फिर वो 12 पूछते रहे मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, और क्यों भाई क्यों बताएं कि हमें क्यों निकाला। तो मेरा ख्याल है इस रैली का नाम भी मुझे क्यों निकाला रैली करार दे दिया जाए। बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल वो बातें कर रहे हैं, लेकिन बड़ी जूम आईने भी बातें कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि वो कभी तो डायरेक्टली वो किसी न किसी को तनकीद का निशाना बनाते हैं, कभी इनडायरेक्टली। कभी वो कहते हैं कि जी जो अवाम से मुखातिब होते हैं तो वो कहते हैं कि जी अवाम आप लोगों ने मुझे वोट दिए और 5 जजेस ने वोटों को फाड़ के फेंक दिया। फिर वो कहते हैं कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के जरिए निकलवा दिया। फिर वो कभी कभी कहते हैं कि जजेस के जरिए निकलवा दिया, मुझे उन्होंने निकलवा दिया। ये उन्होंने किन्होंने क्या है मुझे नहीं पता, इसलिए मैं चाहूंगी कि आज के जो हमारे सीनियर और ऑनरेबल पैनलिस्ट हैं उनसे मैं बात कर लूं। लेकिन आज की जो रैली थी उसका जो एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया, वो अफसोसनाक वाकया ये कि एक बच्चा 12 साल बच्चा जो कि उनका जो सिक्योरिटी स्क्वाड था उसकी गाड़ी के नीचे आकर वो जाँ बहक हो गया। और उससे अफसोसनाक इसलिए उससे ज्यादा हुआ कि जब उस गाड़ी को उसके बाप ने, उसके चचा ने रोकने की भाई ने कोशिश की तो वो गाड़ी नहीं रुकी। चले जी, वो गाड़ी नहीं रुक सकती थी, वो गाड़ी चली गई। वज़ीर आज़म साहब समेत किसी को याद नहीं रहा कि वो बच्चा जो है वो इस तरह से वो जाँ बहक हो गया है। उसका खून किसकी गर्दन पे है? नामालूम अफराद, नामालूम ड्राइवर के खिलाफ एक FIR काट दी गई। और उस पर सोने पे सुहागा ये कि कैप्टन सफदर कहते हैं कि जी जब पाकिस्तान बना था ना तो जो उसमें तहरीक चली थी, जहां 7 लोग या 20 लोग शहीद हुए थे, उनमें एक बच्चे का आप इजाफा कर ले। फिर मियां साहब उसको अपनी तहरीक का पहला शहीद करार देते हैं और यही चाल वुज़रा भी चलते हैं। अजीब सी बात है, जब मियां साहब को आखिरी जलसे में जब वो अपने गुजरावाला में कर रहे थे, जब उनको याद आता है कि वो पिछले जलसे में उस बच्चे की बात करना मैं भूल गया था, तो वो अब कहते हैं कि जी उसके घर हम जाएंगे और जो उसकी मदद हो सकी करेंगे। हर चीज को पैसों से तोलना बंद कर दे मियां साहब। मुझे क्यों निकाला, इस पे बात करते हैं, इसका सवाल भी लेंगे और वो कौन है उस पर भी हम बात करेंगे। जो सीनियर पैनलिस्ट है उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। फैसलाबाद से हमारे साथ है राना मोहम्मद अफजल खान, PMLN के MNA है, सीनियर हैं PMLN के लीडर। अस्सलाम वालेकुम राना अफजल साहब। जी वालेकुम बहुत शुक्रिया आपके टाइम का राना अफजल साहब। बैरिस्टर सैफ साहब जो कि लीगल एक्सपर्ट भी हैं, सेनेटर भी हैं, MQM से उनका ताल्लुक है। बैरिस्टर सैफ साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। जनरल अमजद शुएब साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, ये जो क्यों निकाला है ना, तो उसमें जरा लीगल एक्सपर्टीज आपकी है, मुझे ये बताएं उन्होंने निकाल दिया, क्यों निकाल दिया, बताओ ना क्यों निकाल दिया, क्यों निकाल दिया, क्यों जवाब दे, क्यों निकाल दिया उनको। देखें इस वक्त तो मियां साहब के पास खुद भी जवाब नहीं है क्योंकि वो आवाम ढूंढ तो रहे ना, तो सर आप बताएं ना, फिर आप लीगल एक्सपर्ट हैं। देखिए जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग का ताल्लुक है, ये सारा कुछ जो कुछ भी कर रहे हैं और मियां साहब का जो अग्रेसिव अंदाज है जिसमें जुडिशरी को एड्रेस कर रहे हैं,
मेरे ख्याल में ये बेसिकली इनकी अब मौजूदा स्ट्रेटेजी, डिस्क्वालिफिकेशन के बाद की जो स्ट्रेटेजी है उसका हिस्सा है। इससे पहले ये सवालात उठा रहे थे, आपको पता है कि जब JIT का काम चल रहा था, समाज जारी थी, उस वक्त भी ये कुछ लोगों की तरफ इशारा करते थे, साजिश और 3.5 साल से साजिश हो रही है। बिल्कुल वो कर रहे थे। तो वो उस वक्त ये शकूक पैदा कर रहे थे क्योंकि दे weren't श्योर कि क्या होने वाले, हमारे खिलाफ फैसला क्या आएगा। जब ये क्लियर हो गया कि फैसला आ गया डिस्क्वालीफाई, तो मेरे ख्याल में पॉलिटिकली अगर देखा जाए, और मैं अगर एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से देखूं, तो मेरे ख्याल में मियां साहब की ये स्ट्रेटेजी अब इसलिए जारहाना हो गई है कि जारहाना स्ट्रेटेजी के अलावा इनके पास पॉलिटिकल सर्वाइवल का और कोई रास्ता नहीं है। और कुछ स्टेक पे भी नहीं है, कुछ स्टेक पे भी नहीं है, कुछ लूज कर नहीं सकते, सब कुछ कर दिया। डिस्क्वालीफाई तो हो गए, ज्यादा कंटेम्प्ट का केस बनेगा तो अगर बनता है। नहीं देखिए, इनके इस बयान पे बन सकता है। देखिए मेरी बात सुनिए, कंटेम्प्ट का सवाल थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग सा सवाल होता है, इसलिए कि कंटेम्प्ट का प्रॉब्लम यह है कि जिसकी कंटेम्प्ट हुई होती है अदालत की, ये उसकी सवाबदीद पे है कि वो उसको कंटेम्प्ट का केस ले या ना ले। आपकी राय में क्या है, ये जिस किस्म के ये बयानात है ना, वो कहते हैं कि जी फिर अवाम में जाके भी उनको इंस्टिगेट करते हैं कि जी मैं जो हुक्म दूंगा मानोगे, हर चीज के लिए तैयार हो, मेरी बात मानोगे। आप देखिए जजेस ने मुझे निकाल दिया, तुमने मुझे भेजा, मेरे साथ ये हुआ, किसी के कहने पे कर दिया। आपकी राय क्या है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जिम्मे में आता है नहीं? लेकिन डिस्क्रेडिट तो कर रहे हैं उस जजमेंट को, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं, अगर मैं बहुत मुहतात बात करूं तो मैं समझता हूं कि बॉर्डर लाइन केस है। बॉर्डर लाइन में यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट लेना चाहे तो ले भी सकती है, ना लेना चाहे, इग्नोर करना चाहे तो कर सकती है। दोनों ठीक है। इससे पहले कि मैं राना अफजल साहब से मजीद पूछूं, जरा जनरल साहब, एक तो बात हो गई कि वो डिस्क्रेडिट जिस तरह से जजेस साहिबान को कर रहे हैं, प्लस ये कि उनको तनकीद का निशाना खुलेआम बना रहे हैं। उनका तो नाम ले रहे हैं कि किसी का नाम नहीं भी ले रहे। जब वो ये कहते हैं कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के जरिए निकलवा दिया गया, मुझे जजेस के जरिए निकलवा दिया गया, उन्होंने निकलवा दिया गया, ये उन्होंने क्या फौज के अलावा भी कोई और इदारा हो सकता है जो उन्होंने हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मियां साहब ने तो शायद बहुत वाज़ेह नहीं कहा, लेकिन उनके दूसरे लीडर्स जो हैं वो फौज का वाज़ेह नाम भी लेते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अभी बात कोई मानने को तैयार नहीं है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैंने सबके सुने हैं, ऑपोजिशन में जो लोग हैं या और पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह, वो कोई भी इस चीज को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। क्योंकि जब मैं आर्गूमेंट्स वगैरह सुनता हूं तो ज्यादातर आर्गूमेंट्स यही हैं। जियाउद्दीन साहब का आज आर्टिकल भी छपा था कि जो इल्जामात आपके ऊपर हैं करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के, वो कोई कुकड अप तो नहीं है ना, वो तो कोई ऐसे नहीं कि मैंने बना दिए या आपने बना दिए। जनरल साहब, पूछने का मकसद मेरा ये है कि वो जो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए निकलवा दिया, नाम नहीं ले रहे किसने निकलवाया, इशारा किसकी तरफ है? वो देखें, ये इनको पे करती है चीज। जब ये साजिश की बात करते हैं ना, तो पहले ये होता रहा है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक प्लेटफॉर्म पे इनके साथ इकट्ठे होकर इनको सपोर्ट देती रही हैं। अब जो पीपल्स पार्टी, उसको फीलिंग ये है कि इन्होंने धरने के दिनों में हमें इस्तेमाल किया, ये साजिश का किस्सा कह के। चुनाचे अब वो इसमें इस ट्रैप में आने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि ट्रैप वही ले किया जा रहा है कि साजिश की बात करें, फौज का कुछ इंडिया दे। पार्टी में भी अभी ग्रुपिंग है, अभी धड़ेबंदी है, वो है ऊपर ज़िदारी साहब अभी भी वहीं पर है। रज़ा रब्बानी साहब के अगर आपने स्टेटमेंट देखा हो तो वो अभी भी वो है। लेकिन बहुत सारे लीडर्स में खुल के बाद, मैं कल इत्तेजाज हसन साहब का सुन रहा था प्रोग्राम, वो भी ये कह रहे थे कि नहीं जी, वो तो शुरू से है, वो पंजाब। मैं जो पूछना चाह रही हूँ कि जब मियां साहब ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए निकलवा दिया गया, उन्होंने निकलवा दिया, क्यों निकाला? उन्होंने कौन है? ये उन्होंने कौन है? मैं आपको बड़ी वाज़ेह बात करूं, मेरा ख्याल है कि मियां साहब को एक लीडर की हैसियत से ये चीजें जेब नहीं दे। लेकिन उन्हों का इशारा किस तरफ कर रहे हैं? उन्हों का इशारा अगर वो फौज की तरफ करते हैं, जो मैं चूंकि उन्होंने मुंह से नाम नहीं लिया, अगर वो फौज की तरफ करते हैं तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही गलत रविश है कि अब आपको कुछ भी नहीं कोई कह रहा, तो आप अब अगर फौज के 2 आदमी उसमें मौजूद थे JIT में, तो सुप्रीम कोर्ट ने नॉमिनेट किए। वो डॉन लीग्स के किस्से में भी थे, वो लाहौर में जो 14 लोग इन्होंने कत्ल किए उसमें भी वो, उस JIT में भी वो लोग थे। उस वक्त कोई एतराज नहीं था, ठीक है, अब एतराज है। सो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये बातें लीडर्स को जेब नहीं देती। चलिए राना अफजल साहब, थैंक यू सर। राना अफजल साहब, मैं आपसे जरा ये पूछना चाहती हूँ, आज जो मियां नवाज शरीफ साहब एक जुझलाया हुआ, एक जिसको कहते हैं ना, जो वो जिस तरह से जब वो तकरीर कर रहे थे तो वो एक बहुत ही गुस्सीले आदमी, फ्रस्ट्रेटेड, और कहीं कहीं वो बड़े रोआन से भी हो जाते थे। वो रोंदी हुई आवाज में बात करते थे कि मुझे बताओ कि मुझे क्यों निकाला। लेकिन जब वो ये बात करते हैं कि अवाम के वोटों की जजेस ने तौहीन कर दी, अवाम ने भेजा, उन्होंने वोट फाड़ के उनके हाथ में रख दिया, फिर वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जरिए निकलवाया गया, मेरे
खिलाफ 3.5 साल से साजिश हो रही थी। जब अब तो कुछ उनका स्टेक पे नहीं है ना, अब उनको डर नहीं है, उनके साथ इससे ज्यादा तो कुछ हो भी नहीं सकता, तो खुलकर सामने क्यों नहीं आते? पीपल्स पार्टी कहती है अगर आपके खिलाफ साजिश हो रही है तो आप एटलीस्ट नाम बताएं। मियां साहब नाम बताने से क्यों कतरा रहे हैं, क्यों गुरेज कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में अगर आप जमहूरियत के हालात को जानती हैं तो फिर यह सवाल आपका बनता नहीं है। जो कुछ हो रहा है जस्टिस के बारे में बड़ी वाज़ेह बात है कि जस्टिस शुड सीम टू बी डन, और अगर जस्टिस सीम टू बी डन होती तो आज पाकिस्तान में ये जुलूस ना होते। आज पाकिस्तान के अंदर ये लोग उनके लिए वालेहाना इस्तकबाल के लिए घर से बाहर ना निकले। ये इनको पैसे देके नहीं लेके आया कोई। नहीं बात ये नहीं है, आपकी बात दुरुस्त है, लोग उनके हक में हैं, लेकिन लोग उनके लिए निकले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मसला ये है कि वो जो बेचारे लोग जिनको इतना शऊर नहीं है, जिनको इतना पता नहीं है, मियां साहब खड़े होकर कह रहे हैं कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो कोई करप्शन भी नहीं की, मैं तो एक मासूम सा आदमी हूं, मुझे पता ही नहीं क्यों निकाल दिया। जब वो कह रहे हैं कि हमारे लीडर को ही नहीं पता क्यों निकाल दिया, हमें भी नहीं पता क्यों निकाल दिया, लेकिन राना अफजल साहब क्या आपको पता है कि क्यों निकाल दिया? जी, अगर मुझे आप मौका दें तो मैं बताता हूं। देखें, आपने बड़ी गलत बात की कि लोगों को शऊर नहीं है। ये वही सिविलियन हैं जिनके बच्चे फौज में जाते हैं, जिनके बच्चे CSP अफसर बनते हैं, बच्चे बनते ना, तालीम की कमी है ना राना साहब। आप बात करते फिर मैं बात अच्छा करूंगा। करिए आप। नहीं आप कीजिए प्लीज, मेरी तो आप जुमला नहीं मुकम्मल। अच्छा प्लीज करिए जी, मुकम्मल कीजिए। तो ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान के अवाम के बच्चे हैं, जिनको आप इस काबिल नहीं समझते कि वो वोट भी दे सकें और ये भी फैसला कर सकें कि पाकिस्तान के लिए कौन मौजू है। और आज अगर ये लोग बाहर निकले हैं तो कोई वजह होगी ना। और ये जो बातें मियां नवाज शरीफ आज कर रहा है, ये बातें इससे पहले आपके जो टॉप लॉयर्स हैं, वकला हैं पाकिस्तान के, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स हैं, वो कह रहे थे कि अब 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये केस नहीं लेना चाहिए, इसमें अपील का हक ही नहीं है। एक बंदे के ऊपर मुकदमा चल रहा है, उसके पास अपील का हक नहीं है। फिर उसके बाद यहां पे एक 3-4 साल से जो मियां साहब कहते हैं कि साजिश हो रही थी, वो साजिश ये थी कि ऐसा माहौल पैदा किया गया कि पता नहीं पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूट के, यहां रेडियो के ऊपर पैसे थे सरकारी और वो लूट के ले गए, और कोई इल्जाम भी नहीं कि सर तो मुझे इतनी इजाजत तो दें कि मैं आपसे पूछ सकूं कि ये साजिश कौन कर रहा था। यही तो आवाम जानना चाहती है, असल सवाल तो ये आवाम जानना चाहती है। देखें, ये सारी चीजें बहुत बंद हो जाती है। साहब के खिलाफ फैसला आया है, उसमें बेटे की कंपनी से पैसे ना लेने का फैसला है कि उन्होंने वो अच्छा मुझे ब्रेक लेने दे। राना अफजल साहब आपकी आवाज जो है ना वो बार बार इंटरप्ट हो रही है, मैं कल वो आवाज डाउन हो रही है, आवाज हमें समझ में नहीं आ रही है। मुख्तसर साहब ब्रेक लेने दीजिएगा, ब्रेक से वापस आते हैं तो राना अफजल साहब से भी पूछ लेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जब मियां साहब ये बात भी करते हैं कि शब खून मारा गया, तो फिर ये बात भी तो समझने वाली है कि शब खून अदालतों ने मार दिया, पाकिस्तान बचाने आप निकले, आपके अलावा कोई भी पाकिस्तान का खैर ख्वाह नहीं है। मजीद जरा बात करेंगे, मुख्तसर साहब ब्रेक वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा एक बात और बैरिस्टर साहब साहब वो कहते हैं मैं अवाम में आया हूं, मैं इसलिए नहीं आया हूं कि आप मुझे बहाल कराएं। क्या ये कोई डिक्टेटर का शब खून तो है नहीं, ऑल्दो कि वो ये कह रहे हैं कि अदालतों ने शब खून मारा है, लेकिन ज़ाहिर है वो दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं नहीं कहता कि आप मुझे बहाल कराएं, ताहम मैं आपके दरमियान रहूंगा, मैं दोबारा वापस आऊंगा, मैं दोबारा वजीर आज़म बनूंगा। कोई पॉसिबिलिटी है क्या? ये मतलब अवाम उनको बहाल कैसे करा सकते हैं, प्लस क्या वो वापस आ सकते हैं? देखिए नादिया, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री को अगर देखा जाए, फिर जुडिशियल हिस्ट्री को भी देखा जाए, तो मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि मियां साहब जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, लेकिन मियां साहब जो कह रहे हैं उसके लिए तारीखी नज़ायर थोड़े बहुत मौजूद हैं। अब मैं उसकी एक मिसाल आपको देता हूँ। देखें, मियां साहब एक पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन के डिस्क्रेडिट होने या ना होने का फैसला वो अवाम करती है, डिस्क्वालीफाई होने का फैसला हुकूमत का अदालत करती है। अदालत ने कर दिया डिस्क्वालीफाई। अब ठीक किया या गलत किया वो एक अलग डिबेट है, उस पर लीगली किसी वक्त डिटेल से बात हो सकती है, उसमें मेरा भी एक मौक़िफ़ है, बाकी वकला का भी है। लेकिन डिस्क्रेडिट होने का जो इशू है वो तो आवाम ने डिसाइड करना है और अगले इलेक्शन में करना है। अब मियां साहब के पास ये 8-9 महीने का टाइम है, और उसमें वो ताहयात नाअहल हो चुके हैं, तो फिर लेकिन ताहयात नाअहली का जो फैसला है ना, ये टेक्निकल ग्राउंड्स पर गलत फैसला है। ये कभी दुनिया की हिस्ट्री में नहीं हुआ, ना होना चाहिए। परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ भी पेशावर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है जो कि गलत फैसला है। अदालत में हमने अपील दायर की हुई है, अदालत हमारी अपील सुनी नहीं रही।
वरना अगर सुने तो एक पेशी में ये उड़ सकती है। देखिए, कानून आपको फॉरएवर कोई डिस्क्वालीफाई नहीं करता, इसकी एक खास लिमिट होती है, जैसे यूसुफ रजा गिलानी की हुई थी 5 साल होती है। और उसके अलावा नैब का जो कानून है वो करप्शन के केसेस में मैक्सिमम डिस्क्वालिफिकेशन 10 साल की है, ठीक है। वो भी अपील में फिर रिव्यूएबल है कि अपील उसमें कम हो जाए, लेकिन बहरहाल ये मैक्सिमम सजा है। अब कहने का मेरा मकसद ये है कि इस पाकिस्तान की अदालतों में ये भी नज़ायर मौजूद है कि यही मियां साहब 2000 में ये इनको सजा होगी थी वो हाईजैकिंग केस में, और बाद में इन्होंने 9 साल तक रिव्यू भी नहीं फाइल की। 9 साल बाद इन्होंने उस फैसले के खिलाफ झूठा केस बनाया था, झूठा केस बनाया था। मैं प्रोसीजरल इशू पे आ रहा हूँ ना, कि एक तरफ कानून कहता है कि रिव्यू आपने एक खास मुख्तसर मुद्दत में फाइल करनी है, यहाँ 9 साल बाद होती है, और वही सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान उनको जो है वो बरी कर देते हैं। फिर ये जो अदालतों के खिलाफ, अदालतों के या लीगल इश्यूज पर मुकदमात के हवाले से मुजाहिरे करना या सड़कों पे आवाम को निकालना, इसकी नजीर भी मौजूद है। इनकी हुकूमत जब खत्म हुई थी उससे भी 58 यही अदालतें थी ना जिन्होंने इनको बहाल किया था। बिल्कुल बहाल किया था। देखिए, मेरा कहने का एक फैसले पे गुस्सा है, बस इस फैसले पे गुस्सा है, बिल्कुल है, नो डाउट है। लेकिन अब देखिए उनके पास क्या ऑप्शन है। मैं ये बात करूं ना, पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से मैं समझता हूं कि अगर इनकी जगह कोई भी पॉलिटिशियन, अगर ये इस फैसले को कबूल करके घर बैठ जाते हैं तो अगले इलेक्शन में ये फारिग हो रहे हैं, फिर तो वो इनको डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि आप कन्विक्टेड। क्या ये अगला इलेक्शन लड़ सकते हैं मियां साहब 2018 का? देखिए, काफी टाइम है, अभी देखते हैं कि नैब के केस में क्या होता है। ट्रायल जो होना है, जिन इल्जामात पर इनको ये वाला फैसला तो रिवर्ट नहीं हो सकता ना कि नायल हो गया, या हो सकता है। इसमें भी अभी रिव्यू का ऑप्शन तो है ना, देखिए क्या होता है। दूसरा मैं आपको बताऊं, एक और ऑप्शन भी है। अगर मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी जो आज हैं और ये कल रहते हैं और ये इलेक्शन में एक इतनी मेजोरिटी हासिल कर लेते हैं, तो ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए इस फैसले को रीडू कर सकते हैं। ये भी एक कानूनी ऑप्शन है। तो अब ये देखा जाएगा कि 2018 के इलेक्शन का रिजल्ट क्या आता है। लेकिन मियां साहब के पास मेरी राय में और इसके अलावा एग्रेसिव आने के अलावा और कोई पॉलिटिकल ऑप्शन नहीं, कोई पॉलिटिकल ऑप्शन नहीं है। पॉलिटिक्स को जिंदा रखना बहुत जरूरी है, चाहे बच्चे सड़कों के नीचे, चाहे कुछ भी हो, चाहे धमाके हो जाएं, लोग मर जाएं, लेकिन इन्होंने लोग मर जाए। दो अफराद मरे, बड़े फख्र से कह रहे हैं कि पहला शहीद है हमारी एहतजाजी रैली का, हमारे जद्दोजहद का पहला शहीद है। पहले शहीद है तो ये पहले शहीद जो अवाम में से क्यों होते हैं? पहले शहीद आपके घर से क्यों? ये तो मेरे ख्याल में बहुत ही गलत बात है। ये कैप्टन सफदर को तो इनको मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कहा है ये हमारी जद्दोजहद का पहला शहीद है, हमारी तहरीक का पहला शहीद है। ख्वाजा साद रफीक ने भी कहा है। अच्छा, इस पे मैं आपसे जरा जवाब लेती हूँ। राना अफजल साहब, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। ये जो इन्होंने बात की ना कि वो हाईजैकिंग केस जो मुशर्रफ वाला, वो कहते हैं 9 महीने तक ये रिव्यू पिटीशन में नहीं गए। आज उनको वो सब 9 साल तक नहीं, आज उनको सब याद आ रहे हैं। जब मैं आवाम को कह रही थी ना कि उनमें इतना शऊर नहीं है, शायद मेरे वर्ड गलत निकल गया, वो इतना मासूम है, उनको इतना इल्म नहीं है कि वो 9 साल तक, जिसको आप आज बेस बना रहे हैं कि जी डिक्टेटर के खिलाफ कोई फैसला क्यों नहीं आता, डिक्टेटर के खिलाफ कोई इंसाफ क्यों नहीं करता, डिक्टेटर के खिलाफ कोई केस क्यों नहीं लड़ता, तो वो अपनी बातें छुपा जाते हैं। तो क्या ये बात है कि मुशर्रफ जो आज बार बार हो रहा है, तो मुशर्रफ साहब का नाम ECL से किसने निकाला था? अदालतों ने निकाला था? नहीं, अदालतों ने तो इन्हीं को कहा, इन्हीं पे छोड़ा था ना कि जी अगर आप चाहें तो छोड़े, हमारा काम नहीं है डालना। हमारे कंधे पे उन्होंने निकाला था ना जी। ये अदालतों ने नहीं किया, बल्कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, गवर्नमेंट ने किया, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने किया था। चीज ये है, देखें बात यह है, हमें थोड़ा ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए। मियां साहब की तमाम जितनी भी पॉलिटिकल लाइफ है उसमें कई केसेस आए, लेकिन ये पहला केस है जिसमें इनके खिलाफ फैसला हुआ है, और उसी पे ये और ये इनकी अपनी जात पे हुआ है। वोटर का इससे ताल्लुक नहीं, क्योंकि देखिए वोटर इलेक्ट करके आपको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, लेकिन वो एक एतमाद देते हैं कि आप मुल्क आपको एक अमानत के तौर पे दिया गया है, आप इस पे कोई खयानत नहीं करेंगे। अब खयानत के इल्जामात हैं, दूसरे मुल्कों में तो इल्जामात लगते हैं तो वो छोड़ के एक तरफ हो जाते हैं। लेकिन इल्जामात अभी साबित नहीं हुए ना, नहीं, साबित कह रहे साबित नहीं हुए थे अभी, तो बरी भी तो न हुए ना। देखें भाई, साबित तो भी होना है ना सर, नैब के रेफरेंस साबित होने हैं, लेकिन बरी भी तो नहीं कर दिया ना किसी ने। इल्जाम तो मौजूद है ना। या तो ये हो कि जी किसी ने कह दिया हो कि इल्जाम से आप बरी जिम्मा हो गए, ये भी नहीं हुआ, तो आप साबित होने पे डिस्क्वालीफाई भी नहीं हुए। नहीं, वो मैं बताता हूं उसका भी आप पे। अब मियां साहब की एक हिस्ट्री मौजूद है जहां ये अदालतों को इन्फ्लुएंस करते रहे, जहां अदालतों पे हमले करते रहे। इनकी टेप्स मौजूद हैं जहां ये जजेस को लिखवाते रहे कि आप क्या करें। इनके जजेस ने बाद में कहा, जस्टिस नसीम हसन शाह ने बात की बाद में, और कई साजिशों का ये खुद हिस्सा रहे हैं जहां प्राइम मिनिस्टर निकाले गए। आज ये कहते हैं कि किसी को भी मौका नहीं मिला। जुनेजो जैसे
जो एक अच्छा शरीफ नफ्स इंसान था, उसको निकलवाने में ये साथ थे। इन्होंने बाद में जुनेचो लीग के साथ जो कुछ किया, तो बात कहने की ये है कि जब अपने आप पे पड़ी तो आप सब चीजों को तहस नहस करने पे उतर आए। काम सिर्फ इनका अपना है। आप प्राइम मिनिस्टर थे, लोगों ने इलेक्ट किया, लोगों ने एतमाद रखा, आपके ऊपर इल्जाम आए, आज लोगों के एतमाद को आपकी तरफ से ठेस पहुंची है कि आप लोग तो इनके साथ आज भी खड़े हैं ना, सारे तो नहीं खड़े। अगर आप किसी बड़े शहर में जाके 10,000 20,000 आदमी इकट्ठे कर दें तो आप कहेंगे सारा मुल्क साथ हो गया। वो तो इलेक्शन में भी सारे लोग साथ नहीं थे। 8 करोड़ 69 लाख आपके वोटर्स हैं, और जो टोटल वोटर्स में से आपको जो परसेंटेज मिली है, इनको 1 करोड़ 48 लाख 74,104 इनको वोट मिले। वो 17% वोट बनते हैं टोटल वोटर्स के। तो आप 20 करोड़ का क्लेम करते हैं। अच्छा, वो राना अफजल साहब से अच्छा, बात ये चीजें ज़हन में रखनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब अदालत में ये केस चला है, हकीकतन GITs वगैरह की जरूरत नहीं थी। 2 जजेस ने तो पहले जो फैसला लिखा था, 3 ने उससे डिसएग्री नहीं किया था। उन्होंने ये कहा कि जी हम बात चीजों पर मजीद कंफर्मेशन करना चाहते हैं। उन्होंने 13 सवाल बना के दिए। फिर कोर्ट बार बार कहता रहा जी कुछ तो चीज लेके आए कि हमें ये सबूत मिल जाए कि आपका ये वो कहीं नहीं आया। और जो लिखा हुआ था, जो पहली जजमेंट में लिखा हुआ था, उसमें आपके टेम्पर्ड डॉक्यूमेंट्स का भी लिखा हुआ था। उसमें आप मतलब आप जितनी भी जालसाजी, झूठ, ये वो जो चीजें ठीक है, राना साहब बिल्कुल सही है, थी उसमें। ठीक है, मैं वापस आ जाती हूँ। जो तकरीर मियां साहब पिछले 2 रोज से और आज तीसरा रोज है उस पर कर रहे हैं। राना साहब, क्या आपके इल्म में था कि जब ये हाईजैकिंग केस का जो आज ये बता रहे हैं और अवाम के दरमियान कह रहे हैं कि जी मेरे ऊपर गलत डाल दिया, और आज हम ये बैरिस्टर सैयद साहब कह रहे हैं कि 9 साल तक रिव्यू पिटीशन में भी नहीं गए, क्यों नहीं गए? ये बड़ा मासूमाना सवाल है। 9 साल वो इसलिए नहीं गए कि कुर्सी के ऊपर तो वही दुश्मन बैठा था जिसने केस बनाया। तो वो तो अदालतों में जाना था ना सर। तक परवेज मुशर्रफ यहाँ कुर्सी पे बैठा था, तो जो सियासतदान थे वो पार्लियामेंट खड़े होकर कहते थे कि 10 दफा इसको हम सदर बनाएंगे। उस माहौल में हम अपनी रिव्यू पिटीशन जाया कर लेते, और फिर हम इन्हीं, जब आप जजेस की बात करते हैं, पाकिस्तान में आज तक भुट्टो मरा नहीं है, भुट्टो जिंदा है। वो जज मर गए हैं, उन जजेस का कोई नाम नहीं लेता। तो आप अपनी जब तारीख देखते हैं, हमें ये कहते हैं जी अदालतों पे हमला किया, ये किया, इन चीजों का तो आप हमसे हिसाब ले चुके हैं। आपने हमारी 2 दफा पहले हुकूमत तोड़ी है, और अभी आपको सुप्रीम कोर्ट का हमला याद आ रहा है। ये 14 साल के बाद हम आए हैं। अगर आपने कोई नुक्स निकालना है तो इन 4 साल में निकालें। कोई आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हर चीज को सूंघती फिरती हैं, इन 4 साल में उनको क्यों कुछ नजर नहीं आया? और फिर ये जो माहौल बनाया गया हमारे खिलाफ, जिसका फ्रंटमैन इमरान खान था, जिसके पीछे मुशर्रफ की बाकियात थी कि बहुत लुट गया पाकिस्तान, पता नहीं कितना अरबों रुपया यहां से चोरी हो गया, लांचों के ऊपर डॉलर जा रहे हैं, और उस माहौल के अंदर जजेस हमें कहते हैं ये माफिया है। प्रोग्राम एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। राना साहब की आवाज बेहतर तरीके से हमें मौसूल नहीं हो रही थी। राना साहब मुझे बताएगा कि जो आप बात कर रहे थे कि जी आप लोग की एजेंसियां, आप लोग के इदारे, हमें पता, हमारे साहब जो है वो किसी किस्म का सबूत इकट्ठा नहीं कर सकी, किसी किस्म की एक्टिविटी पे नहीं, तो आप किससे मुखातिब हो रहे हैं यहाँ पे? जनरल साहब से मुखातिब हो रहे हैं या मुझसे मुखातिब हो रहे हैं? देखिए, आप किसी इदारे से मुखातिब हो रहे हैं? फौज के बारे में पूछ रही हैं आप, मुझे आवाज साफ नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल जैसे हमें फौज के साथ अपने रिलेशनशिप में बहुत मुहतात होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, इसी तरह फौज को भी पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज को देखना चाहिए कि उनकी सेंसिटिविटीज क्या हैं। अब JIT के अंदर अगर उनसे मांगे गए थे 2 ऑफिसर फौजी, इनको नहीं देने चाहिए थे। बड़े हाई लेवल के ऊपर उन्होंने फैसला किया। जब ये देते हैं तो फिर सिविल मामलात के अंदर इनकी मुदाखलत जो है, उनकी कारकर्दगी के ऊपर तनकीद तो होगी, फिर वो तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला होना चाहिए। अब जो इनको क्या जरूरत थी? अगर सुप्रीम कोर्ट अपने मामलात खुद नहीं चला सकता, इंटेलिजेंस एजेंसीज के बंदे वहां पे आए, फिर वो उन्होंने क्या कुछ किया, वो तो हमें बहुत सारी चीजें उनकी पसंद नहीं आई। फिर एक ऐसा भी वहां पे मामला हुआ कि अगर आपने ये सवाल नहीं पूछा तो ये मुंदरजा ज़ैल पैराग्राफ को डिलीट कर दें। वो 7वां आदमी कौन था? हमने अपने जितने भी हमें शिकवे शिकायत थी, हमने वो साथ हम रिकॉर्ड पे लेते आए, और अब फैसला भी कबूल कर लिया, वजारत उज़्मा की कुर्सी छोड़ दी। अब हम आवाम के पास जाते हैं तो फिर इनको बुरा लगता है। असल में हर इदारा अगर अपना अपना काम करे
तो ये पाकिस्तान रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं जरा जवाब ले लूं अगर आपकी इजाजत हो राना साहब। अच्छा जनरल साहब जी, मैं क्या ये पॉसिबल था कि सुप्रीम कोर्ट कहती है? नहीं, देखिए बात यह है कि आर्मी के पास कोई ऑप्शन नहीं थी। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये कहते कि हम ये लोग नहीं देना चाहते, तो सिर्फ नून लीग नहीं है इस मुल्क में, बाकी जो अवाम है, ये 17% वोट लेके आए हैं ना, तो बाकी जो आप देख लीजिए कि पीछे जो 83% लोग मौजूद हैं, वो ये कहते कि जी ये देखें फौज ने क्या किया, ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी आंखें दिखा से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे भी अमल करने को तैयार नहीं है। तो वो तो आपने सर तस्लीम खम करना था। दूसरी बात यह है कि ये कोई नई चीज नहीं थी, आपने पहले भी मुख्तलिफ जेआईटीज में लोग दिए थे और नून लीग के अपने मामला में देते रहे आप। तीसरा जो किस्सा है वो हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए। इस कौम के एतमाद की बात करें, अगर आपने इलेक्शन करवाने हैं तो सारी कौम कहती है कि जी फौज की सुपरविजन में कराएं। अगर सेंसस कराना है तो वो कहते हैं जी तब एतमाद होगा, फौज की सुपरविजन में कराएं। एक क्रेडिबिलिटी का किस्सा है, सुप्रीम कोर्ट उसको क्रेडिबिलिटी भी देना चाहता है अपने उस काम को जो वो कर, क्योंकि वो भी जवाबदेह हैं। तो ये कहना कि फौज इनकार कर देती इसलिए कि मियां साहब को सूट करता था, ये मुमकिन नहीं था, ये गलत है। सर ये इल्जाम अब इसलिए लग रहा है कि उनका ये कामिल यकीन है, अगर मैं गलत नहीं हूं, इसमें आप अपनी राय भी बैरिस्टर साहब दीजिएगा, कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पीछे फौज है। ये है उनका, नहीं है उनके जहनों में? सर बज़ाहिर जो बयानात हैं उनसे तो ये नजर आ रहा है, और ये बयानात अभी सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन के बाद नहीं, जब पनामा की समाअत हो रही थी जेआईटी के सामने केस की, तो उस वक्त से ये बयानात इनके लीडरों के और मियां साहब की तरफ से आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये इनके जहन में है कि फौज तो नहीं, एज ए होल मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन फौज का एक मखसूस जो हिस्सा है इंटेलिजेंस एजेंसी जो कि एस्टेब्लिशमेंट के नाम से जानी जाती है, कि शायद वो लोग जो हैं वो इस पूरी पोलिटिकल प्लानिंग में शरीक थे और ये मियां साहब को आउस्ट करने का, इक़्तिदार से हटाने का एक तरीकाकार था। लेकिन नादिया इसमें मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, ये जो कहा जाता है ना, जो मजबूत डेमोक्रेसीज हैं, मैच्योर डेमोक्रेसीज हैं, उनमें जो कहा जाता है कि फौज को और अदलिया को सियासी मामलात में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप इन्वॉल्व करते हैं ना, तो फिर आप असल में मुल्क के साथ ज्यादती ये कर रहे होते हैं कि आप ऐसे दो इदारे जिनको पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए, उनको आप ऑटोमेटिक खुद जो है खींच रहे हैं। मेरे ख्याल में मैं इसमें एक तारीखी बात बताना चाहता हूं कि मैं पनामा की जो पार्लिमानी कमेटी थी उसका मैं मेंबर था। उस वक्त हमें यही अंदाजा था कि अगर हम ये मामला पनामा की पार्लिमानी कमेटी में हल नहीं करेंगे और TORs पे इत्तेफाक नहीं करेंगे, तो ये मामला गंदा होता चला जाएगा और आखिर में ये पॉलिटिकल एजिटेशन की तरफ चला जाएगा। जो मुखालफीन थे मियां साहब के, उनकी भी ख्वाहिश थी कि ये मामला यहाँ ना सेटल हो, ये जाए सड़कों पे, हम इसको हल करें। और जो हुकूमत थी उनका रवैया भी यही था कि हम अपोजिशन की किसी बात को ना माने और इस मामले को किसी तरह अदालतों की तरफ लेके जाएं ताकि तूल खींचे। ये मेरी अपनी जाती राय है और इसका मैं आज खुल के आपके प्रोग्राम में इजहार कर रहा हूं। और इस पर मेरी अपने लोगों के साथ जो अपोजिशन के मेंबरान थे उनके साथ भी बड़ी बहस होती थी और गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट चाहती थी कि अदालतों में जाए मामला, हाँ, कि यहाँ ना हल हो, एटलीस्ट मुख्तलिफ लोगों के बयानात थे कि एटलीस्ट पार्लिमानी कमेटी में ना हो। देखें, अगर ये मामला पार्लियामेंट हल कर देती, TORs पे इत्तेफाक हो जाता, तो मैं समझता हूं कि तमाम लोगों के लिए, पॉलिटिकल जितनी भी ग्रुप्स हैं, उनके लिए एक बाइज्जत रास्ता होता और एक आईनी और कानूनी रास्ता होता। इन्होंने नहीं किया तो PTI जो है वो कोर्ट में चली गई, जमात इस्लामी भी कोर्ट में चली गई। कोर्ट में जाने के बाद ये मामला जुडिशियल हो गया। अब ये एक पॉलिटिकल मामलात के फैसले जब आप जुडिशरी से कराते हैं तो फिर इस तरह के फैसले भी आते हैं और फिर उन फैसलों पर इस तरह की तनकीद भी होती है। और आखिरी पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूँ, जनरल साहब की बहुत जबरदस्त बात है कि फौज की क्रेडिबिलिटी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फौज को कहा, लेकिन मैं इस जगह एक और अपना ख्याल भी जाहिर करना चाहता हूँ, और ये मैंने कई प्रोग्राम में उस वक्त भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं चाहिए था। मैं समझता हूं ये एक सही फैसला नहीं था सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने फौज के दो इदारों को जेआईटी में किया। मेरी जाती राय है कि उसमें सिर्फ जो सिविलियन तफ्तीशी इदारे हैं बशमूल IB, उनको करते, वो तफ्तीश करते ताकि फौज पर ना इल्जाम आता ना कुछ। ये भी तो ना, आपको याद है कि SCCP वो जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने टेम्पर तो पकड़े गए, इन्फ्लुएंस करते, तो इसीलिए गए ना। देखिए, हर अदारे में अगर आपने जफर इजाजी बिठाए हों तो आप कैसे काम चल रहे ये क्रेडिबिलिटी की बात है। उनको पता था कि अगर अदारे काम कर रहे होते, एतबार भी नहीं करता नादिया, अगर अदारे काम कर रहे होते तो ये पनामा वाले किस्से में 400 या उससे कुछ ज्यादा लोगों के नाम थे, ये सब के रेफरेंसेस खुल चुके होते। और ये अगर अदारा काम कर, अदारे करते नहीं, अदारा काम करने लगा, जरा सा आपने कहा जी इसके नाखून काट देंगे, इसके हाथ काट देंगे, ये शुरफा की पगड़ियां उछाल रहे हैं, ये कहा आपने, अदारा ठंडा होकर बैठ गया। तो ये चीज यहां मुमकिन है। दूसरी बात यह है कि अगर आर्मी ने कोई इस केस में पीछे कोई बात करनी होती या कुछ ऐसा साजिश होती, बेहतरीन मौका था डॉन लीग्स के ऊपर।
डॉन लीक्स की सारी कोशिश तो बड़ी की थी, रिजेक्ट भी कर दी थी ट्वीट, लेकिन नहीं, वो तो रिजेक्ट तो वो ये की कि जो आपने खुद इंक्वायरी कराई उसमें जो पैरा 18 है वो कम से कम होगा। ठीक है, अगर आप देखें तो वो नामुकम्मल है इंक्वायरी, उसमें दो चीजें अभी भी हल नहीं हुई और इंक्वायरी इन चीजों से नहीं होती, इसकी होती है तफ्तीश, और तफ्तीश नहीं की गई। उसमें कौन ओरिजिनेटर था उस डॉन लीग को, उसका चलाने का, किताबें बंद कर दी ना, तो बेहतर है ये किताब बंद नहीं, वो तो आज बंद की, लेकिन मैं ये याद दहानी करा रहा हूं कि वो आर्मी के पास ये इंफॉर्मेशन सारी मौजूद है। अगर कुछ करना होता या किसी को प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई ऐसा महाज खड़ा करना होता तो वो बेहतरीन मौका था करने का, लेकिन नहीं किया। एक पोल है जो मुझे अपने व्यूअर्स से शेयर करना है, उसके बाद राय लेनी है राना मोहम्मद अफजल साहब की। राना साहब, हमने एक पोल कराया था ट्विटर पे कि नवाज शरीफ के अदालती फैसले को लेकर मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान इदारों पर तनकीद क्या तौहीन अदालत के ज़मरे में आती है, तो जो रिजल्ट्स आए 80% लोगों का कहना है हाँ, 20% का कहना है नहीं। तकरीबन 1700 के करीब वोट पे इसको पड़े हैं, तकरीबन ये 3 से 4 घंटे के अंदर। राना साहब, अब आप अवाम की बात करते हैं तो ये भी अवाम की ही है, आप इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं मियां साहब को एहतियात बरतनी चाहिए या बिल्कुल इसी तरह खेलना चाहिए? देखिए, मुझे आपकी बदकिस्मती से आवाज बड़ी डिस्टॉर्टेड आ रही है। जहां तक अदालती फैसलों के एहतराम की बात है, मुझे आज बताएं, सिर्फ वक्त ज्यादा हो गया। जिन लोगों ने फांसी लगाया था भुट्टो को, उस अदालत का या उन जजेस का कोई एहतराम है पाकिस्तान में? वक्त गुजर गया, लोगर कोर्ट का कोई एहतराम है पाकिस्तान में? अब इस फैसले को कैसे देखा जाएगा, ये इन जजेस को ख्याल करना चाहिए था। ये हम तो नहीं कर सकते, हम लोगों का मुंह नहीं बंद कर सकते, हम तो अफेक्टेड पार्टी हैं। आप तो लोगों का मुंह खुलवा रहे हैं जी, आप तो उकसा रहे हैं लोग, आप उकसा रहे हैं, आप बंद नहीं कर रहे, आप खुलवा रहे हैं। चलें, ये आपकी राय है, आपकी राय है। लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि हमारी गलत बात मान के वो अब एक जुडिशरी का एहतराम खो देंगे। और फौज के लिए जो मैं बात कर रहा था, हमें फौज के बगैर कोई मुल्क नहीं चलता, उसके एहतराम के बगैर कोई मुल्क नहीं चलता। हम फौज के एहतराम, लेकिन फौज को सोचना चाहिए कि सिविल मैटर्स में अगर वो घुसेंगे तो फिर तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला पैदा करें, ठीक है, बर्दाश्त करने का हौसला पैदा करें। ठीक है, जब आप ठीक है, सिविल मैटर्स में आएंगे तो फिर तनकीद तो होगी। ठीक है, लेकिन राना साहब, बैरिस्टर सैफ साहब कहते हैं कि अदालत को ही नहीं बुलाना चाहिए था, लेकिन फिर वही मामला क्रेडिबिलिटी के जो है वो बहस में पड़ जाता। बट एनीवेज, प्रोग्राम यहीं पे खत्म करना है। थैंक यू वेरी मच राना साहब आपके टाइम का, बैरिस्टर सैफ साहब आपका भी, जनरल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तसरन ये कि जो बातें जो हम ये बात कर रहे हैं, राना साहब कीजिए, आवाम का मुंह बंद नहीं कर सकता, मुंह बंद नहीं कर रहे हैं। मियां साहब कह रहे हैं कि तुम लोग तैयार हो, जो मैं कह रहा हूं वो करोगे, मेरा हुक्म मानोगे, तो ऐसा मियां साहब क्या कहने जा रहे हैं? क्योंकि जो तारीख है वो अगर हम देखें कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला और ये चीज, तो वो फिर हमें याद आती है, तो फिर हम सवाल करते हैं, तो फिर लोग नाराज होते हैं। बहरहाल प्रोग्राम से दीजिए नादिम मिर्जा को इजाजत, अल्लाह हाफिज।